नमस्कार। आज मैं फिर आपके सामने अपराध की एक और घटना लेकर आया हूं। आज के अपराध की घटना थोड़ी पुरानी है, बहुत पुरानी नहीं, जनवरी की है। आज का प्रदेश है राजस्थान, जिला है सीकर और सीकर का एक इलाका है सीहोर बड़ी। तारीख थी 29 जनवरी 2024। सीहोर बड़ी से रात करीब 1 बजे के आसपास कई फोन कंट्रोल रूम को और थाने को मिले कि गांव के ही एक नवयुवक जिसकी उम्र 28 साल है और जिसका नाम रामधन मीना है, उसकी हत्या किसी ने घर के बाहर, गेट के बाहर, उसके जो खेत है उसके पास लगे हुए एक गेट पर कर दी गई है। पुलिस आई, देखा कि सिर पर किसी हार्ड और ब्लंट ऑब्जेक्ट यानी लाठी, डंडा, सरिया, इससे हमला करके उस व्यक्ति की जान ली गई है। हमला इतना गंभीर था कि शायद पहली ही वार में वो जमीन पर गिरा होगा और बाकी के 2 वार उस जमीन पर गिरने के बाद किए गए। पुलिस ने बुलवाया फिंगरप्रिंट वाले एफएसएल की यूनिट को, पुलिस ने बुलवाया डॉग स्क्वाड को, पुलिस ने और जो उनके क्राइम ब्रांच के जो टीम है उनको बुलवाया। मौके पर कुछ और मिलना नहीं था। जो गेट लगा हुआ था उस गेट पर जो फिंगरप्रिंट्स आ सकते थे चिकनी सतह पे, वो फिंगरप्रिंट लिए गए। लेकिन वहां चूंकि खेत के बीच बने हुए गेट का मामला था तो फुटप्रिंट वहां पर मिल गए। एक जूते के बड़े स्पष्ट निशान मिल गए। पुलिस ने उनको एक फ्रेम में प्लास्टर ऑफ पेरिस डाल के, उसका घोल डाल के वो प्रिंट उठाए जाते हैं ताकि भविष्य में अगर इसको एविडेंस की तरह इस्तेमाल किया जाना हो तो अपराधी के जूतों से मैच कराने के लिए उसका इस्तेमाल किया जा सके। पुलिस उस फुटप्रिंट या उस जूते के प्रिंट वाले लोगों की तलाश गांव में करने लगी। बहुत जल्दी पुलिस की यह तलाश पूरी हुई। मृतक का पड़ोस के युवकों से इसी गेट को बंद करने और खोलने को लेके एक विवाद हुआ था। पुलिस उनको पकड़कर ले आई पूछताछ करने के लिए और उनमें से एक वही जूता, वही खांचे वाला जूता पहनकर आया था। पुलिस ने उस जूते के प्रिंट निकलवाए, वो हूबहू उससे मैच कर रहे थे। पुलिस ने पहले साधारण तरीके से बात की, फिर पुलिस को लगा कि ऐसा कैसे हो सकता कि यही जूता मौके पे था, इसी से झगड़ा हुआ था और इसी गेट का झगड़ा था, इसी गेट को बंद करने के लिए मृतक यहाँ आया था। तो सारी चीज़ें इस ओर इशारा करती हैं कि शायद इसी ने ही उसकी हत्या की होगी। भांति भांति की पूछताछ भी उससे हुई, सारी श्रेणियों की पूछताछ की गई, लेकिन उसके पास कुछ नहीं मिला। कोई चीज उसके जुबान से नहीं निकली और पारिस्थितिक जन्य साक्ष्य भी ये कह रहे थे उस दिन वो अपनी पिता के साथ अपनी बहन के यहां गया हुआ था। लेकिन ऐसी भयंकर एविडेंस के आगे पुलिस समझ नहीं पा रही थी कि आखिर किस तरफ जाएं। सीसीटीवी फुटेज भी देखी गई, कुछ भी पता नहीं लगा। फिर पुलिस ने फिर एसपी ने इसमें, सीकर के एसपी ने इसमें दखल दिया। सीकर के एसपी थे पारिश देशमुख। उन्होंने इसमें 5 टीमें लगाकर उन्हें अलग अलग काम सौंप दिया।
पहला तो ये कि बाहर से अगर कोई व्यक्ति आया है तो ये पता किया जाए कि उनमें से कौन इस तरह के जूते पहनकर शाम को या दिन में उधर से निकला है, क्योंकि एक यही अच्छा एविडेंस कह लें, एक यही विश्वास करने वाला एविडेंस कह लें जो मौके पर मिला था। इसके अलावा करीब करीब 40-50 लोगों से अलग अलग टीमों ने पूछताछ की आस पड़ोस के, और पड़ोस से जिन व्यक्तियों का झगड़ा हुआ था उनसे भी जब बहुत गंभीर वाली पूछताछ हुई, और जिसके जूते थे उसको तो बस किसी तरह जान बची उसकी। पुलिस को पूरा यकीन था कि यही था, चूंकि वो था नहीं इसलिए बोल नहीं रहा था। पुलिस ने अपना पूरा काम किया, वो बेचारा इसी प्रोग्राम में अधमरा हो गया। जब ये तय हुआ कि नहीं ये उस दिन मौके पर नहीं था, तब उसे घर जाने दिया गया। फिर वही जो गांव में सादे में लोगों को छोड़कर उनसे पूछताछ करने की बात हुई, तो एक बात ये पता लगी कि मृतक की पत्नी के ठीक पड़ोस में रहने वाले कालू से संबंधों की दबे जुबान में महिलाएं चर्चा कर रही थीं। कालू को भी लाया गया, कालू भी आ गए, उनसे भी पूछा गया, वो भी कुछ बताने को तैयार नहीं। फिर पुलिस ने यह पूछना शुरू किया कि भाई जिस समय रात में 1:30 बजे पुलिस आई है उस समय कालू क्या कर रहा था। तो सब लोगों ने फिर यही बताया, घर वालों ने बताया साहब सो रहा था ये। मौके पर कितने बजे पहुंचा, मौके पर उसे जगा कर भेजा गया, तब करीब 2:30-3 बजे वो मौके पर पहुंचा। पुलिस जो कुछ भी पूछना ताछना चाह रही थी वो पूछा, और बल्कि ये भी बताया गया कि मौके पर यह पूछा गया कि बगल वाला मकान किसका है, बगल वाला मकान किसका है। तो लोगों ने बताया कि साहब ये कालू का मकान है, ये फलाने का मकान है। कालू कहाँ है, बोले साहब वो घर में है। फिर घर वालों ने आके बताया साहब सो रहा है। एक सिपाही साथ में गया और ये कहा जगाओ इसे, और वो जगा कर मौके पर लाया गया। इसलिए पुलिस को उस पर कोई संदेह नहीं निकला। पुलिस का सारा संदेह वो जूते की प्रिंट फुटप्रिंट वाले लड़के के ऊपर ही रहा। जब बार बार यही बात आई कि साहब इसके कालू से संबंध है, ऐसा महिलाएं बता रही हैं, पुरुषों के संज्ञान में बहुत ज्यादा नहीं था, तो मृतक की पत्नी को भी थाने पर बुलाया गया और फिर पुलिस ने सीधा सीधा सवाल किया कि तुम्हारे कालू से कैसे संबंध है। तो उसने अपनी सफाई में बताया कि साहब हम दोनों का खेत अगल बगल है, और कभी बीज की कमी हो इनको तो हम दे देते हैं, कभी हमको कमी हो तो ये इनसे ले लेते हैं, कभी रखवाली में हम नहीं जा पाए तो ये चले जाते हैं, कभी इनकी खेतों की रखवाली में या कोई परेशानी में मेरे पति चले जाते थे, इसलिए इनका आना जाना हमारे यहाँ था। दोनों से अलग अलग पूछताछ की गई तो बयानों में बड़ा भारी डिफरेंस आया। कालू बिल्कुल साफ मना करता रहा कि नहीं मैं जाता ही नहीं, मुझसे कोई बात ही नहीं हुई। फिर दोनों की सीडीआर निकाली गई। सीडीआर से पता लगा कि करीब 3 महीने पहले दोनों से 2-2, 2.5 घंटे लगातार एक एक कॉल पर बात हुई है, और इंटरनेट के एक्टिविटी से पता लगा कि पूरी पूरी रात उस समय ये दोनों के इंटरनेट एक्टिव थे और यूज किए जा रहे थे। पुलिस ने ऐसे कॉल्स के बारे में, उन सब के बारे में डिटेल इकट्ठा किया। कालू से पूछताछ की जाने लगी। कालू 5वीं पास था और मृतक की पत्नी बीएड की हुई थी, पढ़ी लिखी थी, सच समर के रहती थी, अच्छे कपड़े, अच्छे, जैसे कुछ महिलाओं को शौक होता है सजने धजने का, अच्छे कपड़े पहनने का। लोगों ने बताया कि साहब ये बाजार से सामान लेने भी जाती है तो पूरा सज संवर के जाती है, अदरवाइज घर में रहती है, कोई दूसरा काम नहीं करती है। बयानों में इतने बड़े विरोधाभास के कारण पुलिस ने थोड़ी थोड़ी सख्ती शुरू की और
कोई 1-1.5 घंटे की मशक्कत के बाद सही बात पता लग गई। दोनों ने ये बताया कि हाँ, हम दोनों ने मिलकर इसकी हत्या की है। कारण पूछा जाने लगा तो मृतक की पत्नी पूजा ने बताया कि मेरे पति से इस बात के लिए बराबर झगड़ा होता था कि मुझे पैसों की जरूरत अपने व्यक्तिगत सामान के लिए ज्यादा पड़ती थी, और वो जब भी पैसा देते थे तो वो कुछ न कुछ कह देते थे कि भाई तुमको कौन सी नुमाइश में जाना है, या ये कह देते थे किसी फिल्म में काम करने का मन है, या ये कह देते थे किसको दिखाने के लिए इतना सच समझ के जाती हो। ये बात मुझे बहुत बुरी लगती थी। घर के खर्च के लिए, सब्जी के लिए, आटे के लिए, तेल के लिए, बाकी खाने के किसी सामान के लिए, खेती बाड़ी के किसी सामान के लिए वो खुद जितना पैसा मांगा जाता था दे देते थे, लेकिन मेरे व्यक्तिगत, मेरे ऊपर खर्च होने वाले पैसों के लिए वो हमेशा दिक्कत करते थे। और अब से कोई 4 महीने पहले ऐसे ही एक पैसे के लिए मेरी अनबन हो गई, बहुत ज्यादा कहा सुनी हो गई। इसी कहा सुनी में मैंने अपना सामान इकट्ठा किया, मैं वहां से अपने मायके चली गई। पड़ोसी कालू वैसे तो पहले आता रहता था, थोड़ा एज का डिफरेंस भी था। कालू की उम्र 35 साल थी और पूजा देवी की 25 साल थी, पति की 28 साल थी। वो किसी न किसी बहाने आता रहा, लेकिन जब वो घर से मायके के लिए चली गई तो कालू का फोन बराबर जाने लगा। पूजा और कालू फोन पर बराबर बात करने लगे और धीरे धीरे करके वो बहुत नजदीक आ गए फोन पर। कालू ने कहा कि तुम्हारा इस तरह से घर छोड़कर जाना ठीक नहीं है, तुम यहां होती तो हम लोग रोज मिल सकते थे। तुम्हारे मायके में आ नहीं सकता, वहां मुझे सब लोग पहचानते हैं, और दूसरा ये कि तुम्हारे यहां आने का क्या कारण बताऊंगा मैं बार बार। तुम कैसे भी करके अपने पति से बात करो और उससे कहो तुमको ले जाए। पूजा ने यही किया, पति से बात की, और पति से बात करने के बाद उससे कहा कि मुझे ले जाओ। कालू को लगा कि उसकी जीत हो गई, वो फौरन गया और पूजा को ले आया। कालू, मैं शायद नाम में कंफ्यूज कर गया हूं पहले। कालू राम मीना वो पूजा के पति का नाम था, और उसका जो प्रेमी था, जो उसका पड़ोसी था, जो उससे फोन पर बार बार बात करता था, जिसने उसको ये कहा कि पति से कह दो तुमको ले जाए, तुम यहां आ जाओगी तो हम लोग मिलते रहेंगे, उसका नाम सुरेश कुमार उर्फ कालू था। पति का नाम रामधन मीना था। ये कंफ्यूजन दूर कर लीजिएगा, पति का नाम रामधन मीना, जो मैंने बताया शायद कालू बताया, रामधन मीना पति का नाम था, और कालू का नाम, और कालू जो है उसका नाम था सुरेश कुमार उर्फ कालू, पिता का नाम सांवर मन मीना। बहरहाल इसको पति पत्नी से समझिए कि पड़ोसी ने ये कहा कि तुम पति को कह दो ले जाए, तो पति रामधन मीना गया और विजयी भाव में उसको लेकर वापस आया। इस बीच में पड़ोसी का आना जाना बहुत ज्यादा हो गया पूजा के घर। जब भी वो काम पर सवेरे निकल जाता था, दोपहर के समय ये दोनों उसी घर में अपना वार्तालाप में बिजी रहते थे। दोनों में अच्छे संबंध हो गए और संबंध भी हो गए। पूजा ने यह कहना शुरू किया कि अब जल्दी से जल्दी इसको रास्ते से अगर नहीं हटाओगे
तो मेरे लिए मुश्किल बढ़ती जाएगी। कालूराम ने कहा कि भाई मैं बहुत ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं हूं, 4-5 पास हूं, तुम इतनी पढ़ी लिखी हो, तरीका तुम ढूंढ के बताओ। पूजा देवी पूरा दिन घर में खाली रहती थी, शाम को कभी कभार सामान लेने जाती थी। पूरा दिन वेब सीरीज जो क्राइम से रिलेटेड हैं वो देखा करती थी। सारे प्रोग्राम क्राइम से रिलेटेड देखा करती थी और क्राइम के तरीकों का डिस्कशन अपने प्रेमी से किया करती थी, कालूराम मीना से। कालूराम मीना उसमें इफ बट हमेशा लगाया करता था। इसी बीच में पति रामधन मीना का पड़ोस के कुछ नवयुवकों से विवाद हो गया। एक कॉमन गेट था जो खुला रह जाता था, जिससे जानवर आके खेती का नुकसान करते थे। जब काफी विवाद हो गया तो पंचायत ने यह तय किया कि रात में ये गेट बंद रखने की जिम्मेदारी रामधन मीना की यानी पूजा के पति की है और दिन में इसको बंद रखने की जिम्मेदारी उन लड़कों की है। जब वाद विवाद हुआ तो पूजा नेचुरली घर से बाहर आ गई और परिवार वालों के साथ और अपने पति का साथ देती रही। इस विवाद के शांत होने के बाद जब पंचायत ने इस विवाद का हल निकाल दिया तो पूजा ने कालू से कहा कि बड़ा जबरदस्त आइडिया मेरे दिमाग में आया है, ऐसा एक क्राइम के एपिसोड में मैंने देखा है। उसने पूछा क्या है? उन्होंने कहा कि इनमें से जो 3-4 लड़कों से जिनका जिस परिवार के लड़के हैं जिनसे विवाद हुआ था, उनमें से एक हमेशा स्टैंडर्ड या जो अच्छे ब्रांड वाले जूते हैं, स्पोर्ट्स के जूते पहनता है। तो उसने कहा इससे क्या होगा? बोले उस ब्रांड के जूते बाजार में मिल जाएंगे, मैं वो जूता खरीद कर तुम्हें दे दूंगी। शाम को जब ये गेट बंद करने रोज 10-11 बजे के आसपास गेट बंद करने जाता था, क्योंकि पंचायत ने ये कहा था कि रात में गेट के रखरखाव और बंद होने की जिम्मेदारी सब रामधन की है, रामधन मीना की यानी पूजा के पति की। तो ये 10-11 बजे निकलेगा और तुम वही जूता पहन के आना, इसके सिर पर वार करना, ये वहीं मर जाएगा। उसके बाद थोड़ी दूर तक वही जूता पहने हुए वापस जाना, फिर जूता उतार के हाथ में ले लेना, तब घर जाना, ताकि पुलिस को कोई शंका ना हो। जब किसी पक्की जगह पे, पक्की फर्श पे पहुंच जाओ तो जूते को उतार दो। आइडिया उसकी भी समझ में आया। तो उन लोगों ने पहले 28 जनवरी को रामधन को मारने की कोशिश की। तय टाइम पर जब पूजा ने फोन करके बताया कि अभी दरवाजा बंद, गेट बंद करने के लिए बाहर जाने वाले हैं, 2 खेतों के बीच का एक गेट था, ये जाने वाले हैं, वो भी लाठी लेकर आ गया। जल्दी से ये आया, इसने उसका गेट बंद किया और वापस चला गया। हिम्मत ही नहीं पड़ी कालू की कि उसे मार सकें। और गेट पर पूजा इस बात का इंतजार कर रही थी कि अब कालू इसको मार देगा, फौरन मैं मौके पर पहुंच जाऊंगी। उसे बहुत भला बुरा कहा, ये भी कहा कि मैंने बेकार में तुम पर यकीन किया, तुम किसी काम के नहीं हो, इस तरह की बातें कहीं, उसको चढ़ाया बहुत। तो 29 जनवरी को उसने इस काम को अंजाम दे दिया। एक सरिया हाथ में लेकर आया, सरिया या कोई हार्ड ऑब्जेक्ट। जैसे ही ये दूसरी तरफ मुंह करके दरवाजे को बंद करने की कोशिश कर रहा था, सिर पर इसके वार किया, ये गिर गया। गिरने के बाद 2 वार और किया, मौके पर ही इसकी मृत्यु हो गई। और पुलिस परेशान रही उसी फुटप्रिंट के चक्कर में, और इसी चक्कर में 15 दिन लग गए इस को खोलने के लिए। पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया। आज की घटना देखिए, पति पत्नी का घरेलू विवाद कोई बड़ी बात नहीं है। इस घटना में भी पति पत्नी का घरेलू विवाद, पत्नी शाहकर्च
पति से हमेशा पैसों की डिमांड। एक दिन पति ने कह दिया कि रोज़ रोज़ तुम्हारे पर्सनल खर्चे बढ़ते जा रहे हैं, जिसका कोई कारण मुझे समझ में नहीं आ रहा है। लगता है सामान लेने बाज़ार जाती हो, तुम कहती हो उसके लिए तुम्हें सजना धजना पड़ता है, सामान्य कपड़ों में भी जा सकती हो, ये खर्चा बच सकता है, तो इतना खर्च मेरी समझ में नहीं आ रहा है। गुस्से से तमतमाई उसकी पत्नी पूजा, सामान बटोरा, अपने मायके चली गई। यहाँ तक तो सब कुछ सामान्य था। किसी भी घर में थोड़ा ऊंचा थोड़ा नीचा, थोड़ा कम थोड़ा ज़्यादा, इस तरह की बातचीत, इस तरह की घटनाएं हुआ करती हैं। पति पत्नी हैं तो थोड़ा बहुत तू तू मैं होगी। बड़े बुजुर्ग तो कहते हैं जहाँ बर्तन आपस में खड़खड़ाए नहीं, वो तो मुर्दा घर है। इसलिए घर में स्वस्थ परिवार या स्वस्थ पारंपरिक परंपरा के लिए बर्तनों का आपस में खड़खड़ाना जरूरी है, यानी परिवार में आपस में वाद विवाद होना भी ज़रूरी है। एक बार वो जैसे चली गई, फिर रूठने मनाने का भी दौर हर जगह होता है। गुस्से में पति कहीं चला गया तो उसे पत्नी मनाएगी, गुस्से में पत्नी कहीं चली गई तो पति उसे मनाएगी। और उसके बाद यही हुआ इन लोगों में भी, पति गया उसको मना कर ले आया। लेकिन अब की बार जब वो आई लौट कर, तो वो कुछ बदली थी। पैसों के लिए बिल्कुल जिद नहीं कर रही थी, और बहुत जो रीजनेबल बात कोई हो उसी पैसे की वो डिमांड करती थी। और पति विजयी मुद्रा में ये सोचता था कि बस महीने भर के लिए गई, दिमाग ठिकाने लग गया, अब दोबारा कभी ऐसी गलती नहीं करेगी। होश ठिकाने आ गए इनके। पति ये समझता रहा और यही पति से चूक हो गई। वो आत्ममुग्ध होकर अपनी जीत हो गई ये सोचकर बिल्कुल बेफिक्र हो गया। उसने ये ध्यान देना ही बंद कर दिया कि वो पहले से ज़्यादा मेकअप करती है, पहले से ज़्यादा खर्चीले कपड़े पहनती है, और कहाँ से ये आता है। एक आध बार उसने टोका भी कि ये साड़ी कब आई, कहाँ से आई। उसने कहा मैं मैके से पैसा लाई थी, खरीद कर लाई हूँ। फिर वो और विजयी मुद्रा में रहा कि अच्छा है ये पैसा अपने मायके से ही लाया करे। लेकिन हुआ यूं था कि जब पड़ोसी को ये पता लगा कि ये नाराज होकर यहां से चली गई है, तो वो उसने फोन करना ज्यादा कर दिया। दिन दिन भर फोन पर बात करने लगे, प्रेमालाप होने लगा लंबे लंबे समय। और फिर एक दिन उसने कहा कि भाई मैं तुमसे मिलने मायके तो आ नहीं सकता, वहां सब मुझे पहचानते हैं, मेरे पास कोई बहाना भी नहीं है कि मैं क्यों तुम्हारे मायके आया हूं। अब तुम कैसे भी करके अपने पति से हाथ पैर जोड़कर चुपचाप यहाँ चली आओ। खर्चे की परवाह बिल्कुल मत करना, न उससे कभी मांगना। मैं सारा खर्चा तुम्हारा जो भी कपड़े का और बाकी चीज़ों का है वो मैं खर्चा करूँगा, लेकिन मैं परेशान हूँ और तुमसे मिलने मायके नहीं आ सकता। पत्नी को लगा कि अब हम देखते हैं ये क्या करता है हमारे साथ। पति को फ़ोन किया, चिकनी चुपड़ी बातें की और कहा कि आके घर ले जाओ, अब कोई लड़ाई झगड़ा नहीं होगा। और तभी वो गए और विजयी भव मुद्रा में ले आए। लेकिन जिस दिन से वो आई, उसी दिन से वो अपने पति को ठिकाने लगाने की योजना उसने बनानी शुरू कर दी। दिन भर क्राइम की सीरीज, वेब सीरीज देखती थी, और प्रेमी से जितनी सीरीज देखती थी उसमें मारने के तरीके को डिस्कस करती थी। और जैसे कहते हैं ना, बिल्ली के भाग से छीका टूटा। इसी बीच में एक दिन पड़ोसी नवयुवकों से उस गेट को बंद रखने के लिए आपसी विवाद हो गया, तू मैं हो गया। तुमने खोला, कैसे तय होगा ये। पंचायत के लोग इकट्ठा हुए, तय कर दिया 5 मिनट में कि रात में तुम बंद करोगे और दिन में ये लड़कों में से जो भी थे वो बंद करेंगे। आइंदा से इस तरह का कोई झगड़ा झंझट नहीं होना चाहिए। पत्नी के दिमाग में तुरंत किसी एपिसोड का आइडिया समझ में आ गया। उसने प्रेमी को बुलाया, आता ही था, वो रोज ही आ जाता था।
बताया कि इससे बढ़िया कोई आइडिया नहीं हो सकता। उसके लिए करना तुम्हें सिर्फ ये है कि वो जूता मैं बार बार उसके पैरों में देखती थी, जब वो झगड़ा करने आया था तब भी, जब पंचायत हुई तब भी। वो जूते का ब्रांड मैं जानती हूं, मैं उसी तरह का, उसी नाप का जूता ले आऊंगी। करना तुम्हें सिर्फ इतना है कि जिस दिन मारना है उस दिन वो जूता पहन के आना, ताकि जमीन पर उस जूते के निशान बने रहें। पुलिस वो निशान उठाएगी और फिर उसके बाद उसी को पकड़ेगी। नहीं पकड़ेगी तो मैं किसी दूसरे से कहलवा भी दूंगी। पुलिस पकड़ेगी, उसके ऊपर हत्या का आरोप लगेगा, वो जेल चला जाएगा, हम तुम शादी कर लेंगे। मतलब बहुत आसानी से, बहुत आराम से ये बात उसने समझ ली। और हुआ भी यही। बहुत समय लग गया असली मुलजिम तक, यानी वो जो इसका महिला का प्रेमी था, उस तक पहुंचने में बहुत मुश्किल हुई। सुरेश कुमार उर्फ कालू और पूजा तक पुलिस देर से पहुंच पाई। इसलिए पत्नी के व्यवहार में अचानक कोई बड़ा बदलाव दिखने लगे। उसके आचरण, व्यवहार, बोलचाल, इन सब में कोई बड़ा बदलाव देखने लगे। और इसी तरह अगर पति के आचरण और व्यवहार में अचानक बहुत बड़ा बदलाव दिखने लगे तो सावधान हो जाना चाहिए, वरना बाद में सिर्फ पछताना ही होगा। आशा है आप मेरी इस बात से सहमत होंगे। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।